हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू एंड देयर डायनेमिक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जल्दी से 100 लाइक्स जरूर दिलवा दीजिए। यही मेरे लिए मोटिवेशन है आगे इस तरह की वीडियोस बनाने का। तो देखिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम, ताकि ये आपके और सभी स्टूडेंट्स के और मेरे फ्रेंड्स के भी हेल्प करे अपना एग्जाम क्लियर करने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ सैंपल फॉर मीडियम साइज प्रोडक्ट यूनिट वेट बिटवीन 25 to 250 ग्राम्स राइट रिक्वायर्ड फॉर पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस। जिसका मतलब पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ सैंपल की रिक्वायर्ड है। अगर जो आपका सैंपल का साइज है वो 25 से 250 ग्राम के बीच में आता है तो इसका आंसर है 1 kg। So the answer is 1 kg here. Next question. What is the ideal plot size of a pesticide residue analysis for optimum application? तो इसका आंसर है 5 into 5 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट लगाना है तो उसके प्लॉट का साइज कितना होगा? 25 मीटर स्क्वायर का आपको एक प्लॉट का साइज जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्लीन अप मेथड की बात करें जो कि यूज होता है रेजिड्यू एनालिसिस के लिए ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन के अंदर किस तरह के आई मीन पेस्टिसाइड्स आते हैं? वो होता है एल्ड्रिन, क्लोडिन, राइट, हेप्टाक्लोर और लिंडिन, राइट। तो अगर इस तरह के करना हो, नेचुरल ऑयल और फैट के लिए करना हो, तो आप कौन सा क्लीन अप मेथड यूज करोगे? तो इसका आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which cleanup method a mixture of fuming nitric acid and perchloric acid is used to determine the organophosphorus pesticides? इनमें से कौन सा क्लीनअप मेथड हम यूज करेंगे जिसमें कि नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है और ये स्पेशली ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए यूज होता है। तो यानी आपको यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडेशन का मेथड है, प्रोसीजर है। अब आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको किस लिए बताना है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर चूजिंग द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो आपके ऑप्शंस क्या है? मिक्स्ड सॉल्वेंट सिस्टम्स आर जनरली बेटर देन सिंगल सॉल्वेंट, सफिशिएंट कांटेक्ट टाइम मस्ट बी फॉर द पेनिट्रेशन, सॉल्वेंट पेनिट्रेशन, एंड एयर ड्राइड सैंपल शुड बी अवॉइडेड। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप सॉल्वेंट को चूज करेंगे ना एक्सट्रैक्शन के लिए, पेस्टिसाइड के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी ताकि प्रॉपर और जितना भी रेजिड्यूज में है डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का, अगर आपको वो सारा निकालना है तो आपको मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। उसको टाइम भी देना पड़ेगा कि वो एक्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर हो जाए, और सैंपल कभी भी एयर ड्राई नहीं करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फेस एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसे हम SPE के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव इंडक्ट असिस्टेड एक्सट्रैक्शन क्या होता है इसका? आयनिक कंडक्टेंस, डायपोल रोटेशन। तो इसके प्रिंसिपल में देखो दोनों ही आते हैं, आयनिक भी आता है, डायपोल भी आता है। सो योर आंसर इज A and B बोथ। ठीक है, तो ध्यान से अब जब भी आप कोई भी MCQ चूज करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर दोनों ऑप्शन है तो आप बोथ को चूज करेंगे। तो माइक्रोवेव के लिए हम क्या करते हैं? आयनिक कंडक्टेंस और डायपोल रोटेशन दोनों उसके प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए क्या है? अकाउस्टिक कैविटेशन, आयनिक कंडक्टेंस, डायपोल रोटेशन। देखो एक चीज याद रखना, जो आयनिक कंडक्टेंस होता है ना वो यूजुअली दोनों के लिए ही होता है, और मतलब इट इज कॉमन, बट द अकाउस्टिक कैविटेशन इज मेन फॉर अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। सॉरी, अल्ट्रासोनिक के लिए जो मेन है वो कैविटी फॉर्म होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आप जब भी किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, एंड दैट्स वाई उसका नाम दिया जाता है अकाउस्टिक कैविटेशन, राइट। Next question. The competent authority responsible for setting of MRL of pesticide in India and internationally. तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जो भी आपका पेस्टिसाइड रेजिड्यू का डाटा है वो FSSAI को दिया जाता है,
ताकि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका रेजिड्यू के ऊपर जो भी लॉज और जो भी एमआरएल डिसाइड करना है वो ये डिसाइड करेगी बॉडी। और इंटरनेशनली इसको बोला जाता है, दिया जाता है डाटा कॉडेक्स को, और वही जाके एमआरएल डिसाइड करती है, जिसको आज के टाइम पे एक्सआरएल्स भी बोला जाता है, राइट। सो आंसर इज एफएसएसएआई एंड कोडेक्स। एक्सेप्टेबल डेली इनटेक जो है उसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसे हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जो फिक्सेशन है एमआरएल का, उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। द वैल्यू ऑफ टीएमआरसी दैट इज थ्योरेटिकल, टीएमआरएल होगा यहाँ पे, and MPI maximum permissible intake are compared. If the value of TMRL or TMRC, sorry it's TMRC theoretical maximum residue contribution, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। And MPI is maximum permissible intake। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द फिक्सेशन ऑफ एमआरएल जो वैल्यूज है टीएमआरसी की और एमपीआई की, उन्हें कंपेयर किया जाता है। अगर आपकी टीएमआरसी की वैल्यू जो है वो एमपीआई से क्या होनी चाहिए, देन द रेजिड्यू रिमेनिंग ऑन द क्रॉप अंडर द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर फिक्स्ड एज एमआरएल। तो याद रखिएगा कि अगर आपकी टीएमआरसी की वैल्यू, ठीक है, लोअर होएगी मैक्सिमम परमिसिबल इनटेक। मैक्सिमम परमिसिबल इनटेक आपको कितनी परमिशन है मैक्सिमम एक चीज को खाने की, कितना पेस्टिव अंदर जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, उससे नीचे वाली जो वैल्यू होगी आप उसी को ही एमआरएल मानोगे ना, तो इसका आंसर है लोअर देन। अब मैक्सिमम परमिसिबल इनटेक कैसे निकाला जाता है? यूजुअली ये एक्सेप्टेबल डेली इनटेक को मल्टीप्लाई किया जाता है एवरेज बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन के साथ। अगर हम थिकनेस देखा जाए एनालिटिकल टीएलसी प्लेट की और प्रेपरेटिव टीएलसी प्लेट, आपको सबको पता है एनालिटिकल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगती है, तो इसलिए वो माइक्रोमीटर्स में है, और प्रेपरेटिव जो बाहर लगती है वो मिलीमीटर्स में है। सो इसका आंसर है 100 to 250, 0.5 to 2। तो जो क्रोमेजेनिक रिएजेंट है जो हम यूज करते हैं थिनर क्रोमेटोग्राफी में, स्पेशली पायरिथ्रॉइड्स के लिए, ठीक है, पायरिथ्रम वाले, सिंथेटिक वाले, तो उसका आंसर है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजाइडियाइड। जो सिलिका जेल हम यूज करते हैं एज सॉलिड फेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो यूजुअली वीकली एसिड किस नेचर की होती है, और जो एलुमिना है उसका नेचर क्या है? तो जो सिलिका जेल है वो वीकली एसिडिक होती है, और जो एलुमिना है वो वीकली बेसिक होता है। अगर हम बफर्ड क्वेचेस मेथड की बात करें जो कि AOAC 2007.01 के अकॉर्डिंग है, तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है और जो अमाउंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमीन रिक्वायर्ड है हमें डिस्पर्सिव सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन क्लीनअप के लिए, तो वो कितना होना चाहिए? तो इसमें अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है 150 ग्राम्स, राइट, और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है 50 मिलीग्राम्स। मल्टी रेजिड्यू मेथड्स में जो रिकवरी होती है वो कितने परसेंट तक एक्सेप्टेबल होती है? 70% तक। कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सबसे पहले डेवलप किया था मल्टी पेस्टिसाइड स्क्रीनिंग? तो ये कैलिफोर्निया का डिपार्टमेंट था, याद करना, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। The length of the time required to complete the multi-residue analysis must not be more than I think 7 hours or 6 hours. 6 hours है इसका आंसर। Which method is most useful for extraction of pesticide residue from water? Which contain residue at nanogram per level? तो इसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे? कॉलम यूज कर लेंगे आप इसके लिए।